बर्ड की हेल्थ के लिए नॉर्मल टीडीएस और पीएच का लेवल कितना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो भी बर्ड की हेल्थ से रिलेटेड है। बर्ड में जो है वो इकोलाई का बैक्टीरिया किस वजह से आता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोलाई के बैक्टीरिया को एक्सपोज करते हैं, उसके एक्सपोजर होने में मदद करते हैं, उन फैक्टर्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दैन अगर इकोलाई का बैक्टीरिया बर्ड पे आ गया है तो बर्ड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कौन से ट्रीटमेंट हम अप्लाई करके इकोलाई के बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो अब करते हैं जी वीडियो शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इकोलाई का बैक्टीरिया है वो नॉर्मली तौर पे, कुदरती तौर पे बर्ड की गट हेल्थ में पहले से ही मौजूद होता है। अब वो एक्सपोज किस वजह से होता है, कौन से फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, और ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट है, फिर बर्ड की वेंटिलेशन है, फिर थर्ड नंबर पे बर्ड का फीड और वाटर सिस्टम है। अगर इन चार चीज़ों में से कोई भी चीज़ बर्ड को परफेक्ट नहीं मिलेगी तो इकोलाई का जो बैक्टीरिया है वो बर्ड में एक्सपोज भी करेगा, बढ़ेगा भी, और उसकी वजह से मोर्टेलिटी भी बर्ड की शूट अप हो जाएगी, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर बर्ड को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिलेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगी, पानी जो आप बर्ड को दे रहे हैं वो पानी कंटेमिनेटेड फॉर्म में होगा, पानी के टीडीएस और पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं होंगे, और फोर्थ नंबर पर जो बर्ड को आप फीड दे रहे हैं वो फीड कंटेमिनेटेड होगी, तो इस वजह से बर्ड में जो है वो इकोलाई बढ़ जाएगी। अब नॉर्मली होता गया, जो पानी बर्ड को दिया जाता है पीएच लेवल और टीडीएस लेवल जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर नॉर्मल से ज़्यादा होंगे तो इकोलाई बढ़ेगी। मींस के जो बर्ड को वाटर के पीएच दिए जाते हैं वो नॉर्मली 5.8 से 6.1 की रेंज में होते हैं, और जो टीडीएस दिए जाते हैं वो नॉर्मली 120 से 150 की रेंज में नॉर्मल टीडीएस मौजूद होते हैं। तो अगर इनसे पीएच ज़्यादा या कम होंगे या टीडीएस ज़्यादा कम होंगे तो क्या होगा कि बर्ड में इकोलाई का जो एक्सपोजर है, जो इकोलाई का बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बर्ड की जो है मोर्टेलिटी भी बढ़ जाएगी। देन इसके बाद क्या था, बर्ड की फीड। अब जो बर्ड को फीड दी जाती है अगर वो भी कंटेमिनेटेड फॉर्म में होगी, मीन्स कि अगर फीड के अंदर किसी भी किस्म की कोई फंगस लगी होगी, फीड गीली बर्ड को दी जाएगी, तो उस वजह से भी इकोलाई का बैक्टीरिया बढ़ जाता है। अब इसके अलावा इकोलाई के एक्सपोजर की मेन वजह क्या है, वो ये है कि अगर वायरल डिजीज़, इम्यूनोसप्रेशन डिजीज़ बर्ड पे अटैक करती हैं, तो इम्यूनोसप्रेशन डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं वो मैं साइड पे मेंशन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो अगर कोई भी इम्यूनोसप्रेशन डिजीज़ बर्ड पे अटैक करती हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बर्ड में जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये तो बात थी कि कौन से फैक्टर हैं जो इकोलाई को बढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इकोलाई आने के बाद बर्ड के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं। तो जो क्लिनिकल साइन है बर्ड शो करता है इकोलाई आने के बाद, वही होते हैं कि वो फीड खाना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, पुअर एपिटाइट्स होती है, डीफेदरिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसके अलावा जो पोस्टमार्टम साइंस होते हैं, जो पोस्टमार्टम लीजन्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि बर्ड के जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं। तमाम ऑर्गन के ऊपर एक येलो कलर की झिल्ली सी बन जाती है। दैन उसके बाद पेरिटोनाइटिस का इशू आता है, अंडे टूटना शुरू हो जाते हैं, बर्ड की ओवरीज ख़राब हो जाती हैं और मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अब बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट की कि इकोलाई का ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी मौजूद होती हैं जिनको इस्तेमाल करके इकोलाई के बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक भी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इस वजह से कि एक हद तक एंटीबायोटिक ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे भी बर्ड के इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी डैमेज होंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए, अगर बर्ड पे इकोलाई का अटैक हो चुका है, इकोलाई का बैक्टीरिया एक्सपोज कर चुका है, तो उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड पे ऑर्गेनिक एसिड अप्लाई करवाया जाए। तो ये थी यार आज की एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।